तो भाई लोगों, मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होती है द जजमेंट डे से, और आकर वो अपनी वही बकवास करते हैं रोज़ वाली कि हम चलाते हैं मंडे नाइट रॉ को, जजमेंट डे के सामने झुको वगैरह वगैरह, और अपने ओपोनेंट्स की बेइज्जती करते हैं। और रिया रिप्ली यहाँ पर एवी नाइल को भी चैलेंज करती हैं कि मैं तुम्हें देख लूँगी। और तभी डोमिनिक मिस्टीरियो अपनी बात कहने वाले होते हैं, लेकिन कोई उन्हें बोलने नहीं देता है। तो व्हाट्सएप करके यहाँ पर R-Truth आ जाता है। R-Truth आकर कहते हैं तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैं यहाँ पर घूम रहा था और जजमेंट डे का प्रोमो है और तुमने मुझे नहीं बताया। हाँ, मैं जजमेंट डे का हिस्सा हूँ, परिवार है। तो जेडी कहते हैं तुम हमारे परिवार का हिस्सा नहीं और यहाँ से चले जाओ। लेकिन R-Truth कहते हैं कि सुनो, मैं जजमेंट डे का हिस्सा हूँ, तुम जजमेंट डे का हिस्सा नहीं हो, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो वैसे भी आज रात हमारा एक मैच है, तो क्यों ना उस मैच को थोड़ा डिफरेंट कर दिया जाए और जो भी हारेगा वो निकल जाएगा द जजमेंट डे से। तो डेमियन प्रीस्ट कहते हैं ये काफ़ी अच्छा आइडिया, ये हो जाए। लेकिन बाकी लोग ये सब सुनकर खुश नहीं थे। लेकिन फिर भी ये शो पर ये मैच होता है, R-Truth वर्सेस जेडी मैकडोनाल्ड, और काफ़ी एंटरटेनिंग मैच था भाई, देखकर काफ़ी मज़ा आ जाता है। काफ़ी फनी मोमेंट्स भी थे इस मैच में, और एक बार फायर स्टिंग का भी यूज़ करते हैं R-Truth जेडी मैकडोनाल्ड के सामने, और वहाँ पर एक गलती से लो ब्लो भी लग जाती है इस मैच के अंदर, पता नहीं कैसी लो ब्लो लगी है। एंड में भाई जेडी मैकडोनाल्ड मैच खत्म करने के लिए R-Truth को टॉप रोप पर ले जाते हैं टेबल तोड़ने के लिए, लेकिन खुद ही के ऊपर टेबल तोड़वा देते हैं और 1 2 3 करके यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते यहाँ पर R-Truth जीत जाते हैं। पता नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग कहूँ या फिर क्या कहूँ, लेकिन R-Truth यहाँ पर जीत जाते हैं, और इसका मतलब है जेडी मैकडोनाल्ड अब जजमेंट डे का हिस्सा नहीं है। उसके बाद शो पर नाया जैक्स आती हैं, और नाया जैक्स जैसे ही कुछ कहने वाली होती हैं तभी वहाँ पर द मैन आ जाती है, यानी कि बोलने से पहले ही बोलती बंद कर देती है द मैन आकर। और द मैन जैसे रिंग के अंदर आती हैं तो नाया जैक्स जो है पतली गली से बाहर निकल जाती हैं, और द मैन कहती है मैं जानती हूँ तुम यहाँ से क्यों भाग रही हो, क्योंकि तुम डरती हो मुझसे। और नाया जैस कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पर कुछ कहने आई थी, मैं कहने आई थी कि मैं रॉयल रंबल में एंटर करने वाली हूँ। तो बेकी लिंच कहती है कि तुम यहाँ पर रॉयल रंबल में एंटर करो या फिर यहाँ पर खड़ी रहो, किसी को कोई परवाह नहीं है। देखो किसी को भी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर होती हूँ तो लोग मुझे मेरी परवाह करते हैं। और नाया जैस कहती हैं तुम इनके लिए पैसा बनाती हो, सबके लिए पैसा बनाती हो, WWE के लिए पैसा बनाती हो, और इसीलिए वो लोग कभी मेरा और तुम्हारा मैच भी नहीं करवाया उन्होंने, क्योंकि तुम उनके लिए पैसा बनाती हो और मैं तुम्हें तोड़ दूंगी तो पैसा नहीं बना पाएगी WWE। सच में पैसा तो रोमन रेंज बनाता है वैसे। खैर ये सब सुनकर भाई बेकी लिंच भड़क जाती है और वो अटैक कर देती है नाया जैक्स पर, लेकिन नाया जैक्स सिक्योरिटी गार्ड्स की वजह से नाया जैक्स जो है पलटवार कर पाती है द बेकी लिंच पर, और बेकी लिंच को तोड़ फोड़ के चली जाती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि कोफी किंगस्टन सेंटा क्लॉज बनकर सबको गिफ्ट बांटते हुए घूम रहे हैं। तो वो बैक स्टेज में जाते हैं गिफ्ट देने के लिए DIY को, और वो उन्हें एक ईट नाम की T-शर्ट दे देते हैं जे ऊसो की, और वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहते हैं मैरी क्रिसमस। उसके बाद वो द मिज से मिलते हैं, क्योंकि द मिज का आज रात मैच है काफ़ी इंपॉर्टेंट गंथर के सामने। तो उन्हें बधाइयाँ देते हैं और कहते हैं कि हमें तुम पर भरोसा है, तुम ज़रूर जीत जाओगे और सब कुछ ऑसम होगा। तभी एक इंटरव्यूअर आकर उनसे इंटरव्यू में पूछती है कि क्या आपको घबराना चाहिए, क्या आप डर रहे हैं? तो मिज कहते हैं कि मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, गंथर को मुझसे डरने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में डर देख लिया, और आज रात तुम देखोगे गंथर को हारते हुए। उसके बाद शो पर गंथर वर्सेस द मिज के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच होता है, और भाई इस मैच में मिज की तरफ से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलता है। उनकी सहनशीलता हमें काफ़ी अच्छी तरीके से देखने को मिलती है, और मिज एक बार एक पॉइंट पर जीतने वाले होते हैं इस मैच में, लेकिन वो नहीं जीत सकते क्योंकि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गंथर को कोई नहीं हरा सकता है इस टाइम पर फिलहाल, रेसलमेनिया तक। तो इसीलिए भाई मिज यहाँ पर नहीं जीत पाते, और एंड में मिज टॉप रोप से एक स्कल क्रशिंग फिनाले लगाते हैं, लेकिन गंथर बाहर चले जाते हैं, और बाहर से जैसे ही अंदर आते हैं तो वो बुरी तरीके से एक पावर बॉम्ब, फिर एक लैरियट, और उसके बाद एक और पावर बॉम्ब लगाकर इस मैच को जीत जाते हैं गंथर, और स्टिल हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रहते हैं। उसके बाद जीतकर वो बैक स्टेज जा रहे होते हैं, लेकिन तभी इम्पीरियन उन्हें रोककर बधाइयाँ देने लगता है, और गंथर उनके ऊपर भड़क जाते हैं कि मेरा तो ठीक है, तुम लोग क्या कर रहे हो, मैं तो चला छुट्टियों पर, और तुम लोगों के ऊपर है कि अब तुम क्या करोगे, निराश मत करना मुझे। यानी कि गंथर एक तरीके से छुट्टियों पर निकल चुके हैं रोमन रेंस की तरह। उसके बाद इम्पीरियन कुम्फी से मिलते हैं, क्योंकि कुम्फी उन्हें गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट में बदले में वो एक कोयला पकड़ा देते हैं इम्पीरियम को, जिसे देखकर वो खुश नहीं होते हैं। उसके बाद नाकामुरा एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री सुनाने लगते हैं, जिसमें वो कोडी रोड्स की बेइज्जती करने लगते हैं, और कोडी रोड्स आकर नाकामुरा के ऊपर बजा देते हैं। उन्हें बजाते बजाते पूरे अरीना के चक्कर कटवाकर रिंग के अंदर ले आते हैं, और बीच में सिक्योरिटी गार्ड्स को भी पीट देते हैं। रिंग के अंदर आकर वो अनाउंसर्स टेबल के ऊपर एक क्रॉस रोड्स लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस काम में नाकामयाब हो
जाते हैं क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स जो है वो नाकामुरा को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद बैक स्टेज में अकीरा टोजावा एडम पियर्स से एक मैच की मांग करते हैं, पता नहीं किसके साथ होगा वो मैच। तो एडम पियर्स कहते हैं कि तो सच में ये मैच चाहते हो? तो अकीरा टोजावा कहते हैं हाँ। उसके बाद अकीरा टोजावा वहाँ से चले जाते हैं और तभी पाइपर नेविन और चेल्सी ग्रीन आ जाती है और कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा मैच आज रात डिफेंड करवाने की, हमारा टाइटल्स मैच बनाने की आज के टाइम पर। आज छुट्टियां है, हमें घर पे होना चाहिए था, सोना चाहिए था। उसके बाद वो कैंसिल करने के लिए कहती है मैच को, लेकिन एडम पियर्स मना कर देते हैं कि मैच तो कैंसिल नहीं होगा, जाओ जाकर लड़ो क्योंकि तुम्हारा मैच अभी है। उसके बाद ब्रॉन्सन ब्रीड आते हैं और एडम पियर्स से कहते हैं कि मैंने सुना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए कुछ होने वाला है आगे, तो मुझे तुमसे बात करनी है। इसके बाद शो पर वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए पाइपर नेविन, चेल्सी ग्रीन वर्सेस कटाना जैंस और कार्टर के बीच एक मैच होता है और इसमें भाई चेल्सी ग्रीन की प्रदर्शन देखने लायक था क्योंकि चेल्सी ग्रीन ने आई थिंक पहली बार मैच में काफ़ी चीज़ें अच्छी की होंगी और काफ़ी बढ़िया मूव्स उनकी तरफ से देखने को मिलते हैं। लेकिन एक डिसअपॉइंट भी देखने को मिलती है कि चेल्सी ग्रीन और पाइपर नेविन इस मैच को हार जाती हैं कटाना जेम्स के आगे। लास्ट में कटाना टीम जो भी है ये वो अपना फिनिशर लगा के इस मैच को जीत जाते हैं और बन जाते हैं नए वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस। लेकिन भाई चेल्सी ग्रीन के लिए काफ़ी बुरा लग रहा है। उसके बाद कटाना जेम्स अपने जीत की खुशी मनाते हुए पार्टी करने के लिए चले जाते हैं बैक स्टेज और कोम्फी किस्टन भी वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे पास तो पहले से गिफ्ट है तो तुम्हें गिफ्ट की जरूरत नहीं है। तो वो बिना गिफ्ट दिए निकल जाते हैं वहाँ से और पार्टी करने के लिए सब चले जाते हैं टैग टीम्स। लेकिन शेना बेसलर और नटालिया के बीच थोड़ी सी बहस हो जाती है कि अगर नए चैंपियंस आ चुके तो नए चैलेंजर भी होने चाहिए, वैसे ये नए चैलेंजर कैसे होंगे। उसके बाद बैक ईवी नेल जो है अल्फा अकेडमी से कहती हैं कि रिया रिफली ने मुझे चैलेंज किया है तो डे 1 पर हमारा मैच होने वाला है, डे 1 रॉब के ऊपर हमारा मैच होगा फॉर दी हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, मैं उसके लिए तैयार। तो अल्फा अकेडमी कहते हैं कि हाँ सही है। तभी वहाँ पर अकीरा टोजावा आज कहते हैं और आकर कहते हैं कि मेरा एक मैच है। तो पूछते हैं किसके खिलाफ, तो कहते हैं इसके खिलाफ। और वहाँ पर आईवार आ जाते हैं, यानी कि अकीरा टोजावा ने खुद जो है आईवार के सामने अपना मैच बनाया है और चैट गेबल उनसे कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कुछ बड़ी चीज़ें करो, मैंने ये नहीं कहा था कि इतना बड़ा करो तुम। उसके बाद आईवार वर्सेस अकीरा टोजावा का मैच होता है शो के ऊपर और सोच रहे थे भाई सब शायद इस बार भी अकीरा टोजावा चमत्कार दिखाएंगे। हाँ वो चमत्कार दिखाते हैं क्योंकि वो हल्क होगन जो बन जाते हैं मैच के बीच में, लेकिन कुछ नहीं कर पाते और लास्ट में जो है एक हार का सामना करना पड़ता है अकीरा टोजावा को क्योंकि आईवार इसमें अपना फिनिशर लगाकर लास्ट में इस मैच को जीत जाते हैं। उसके बाद सेथ फ्रिकिन रॉलिंस आते हैं शो पर और वो अपनी पूरी एंट्रेंस करते हैं अपने ही होम टाउन में क्योंकि वो अपने घर आ चुके हैं और इसीलिए वो छुट्टी पर नहीं थे बाकियों की तरह। तो सेथ रॉलिंस जो है आते हैं और अपना प्रोमो कट करते हैं और अपने लोगों के साथ खुशियां मना रहे होते हैं और बीच में वो ड्रू मैकिंटायर की बात करने वाले होते हैं, लेकिन तभी ड्रू मैकिंटायर खुद ही आ जाते हैं और ड्रू मैकिंटायर से सेथ रॉलिंस कहते हैं कि इससे पहले कि तुम कुछ कहो मैं कुछ कहना चाहूँगा, मैं अभी तक नहीं भूला हूँ कि तुमने 2 हफ्ते पहले मेरे सर को फोड़ा था, अब तुम जो बोल सकते हो। तो ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि मैं तुम पर काफ़ी गर्व करता हूँ, तुम पहले वो इंसान बने जिसने सीएम पंक की आंखों में डालकर उससे कहा कि वो यहाँ के पर आने के लायक नहीं है, उसे यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए क्योंकि तुम जानते हो सच्चाई। और ड्रू मैकिंटायर जो है अपनी फैमिली के बारे में काफ़ी इमोशनल बातें करने लगते हैं कि उन्हें कभी वहाँ पर जाने का मौका नहीं मिलता लेकिन वो हमेशा जाना चाहते हैं वापस, लेकिन उनकी फैमिली हमेशा उन्हें कहती है कि वहीं पर रहो और अपने गोल्स पर ध्यान दो, चैंपियन बनो, लेकिन मैं वो कभी नहीं कर पाता और इसीलिए मैं तुमसे जीतने के लिए कुछ भी करूंगा इस मैच में क्योंकि डे 1 पर हमारा मैच होने वाला है और मुझे उस टाइटल की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुमसे उस टाइटल की ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस टाइटल की अपने आप को साबित करने के लिए क्योंकि तुम समझते हो चीज़ों को। तो सेथ रॉलिंस कहते हैं कि हाँ मैं सब समझता हूँ, तुम यहाँ पर आते हो और तुम हमेशा यही कहते हो कि तुम कुछ भी करोगे जीतने के लिए, लेकिन सच तो ये है कि तुम कभी नहीं कुछ भी नहीं करते हो। और सच बात तो ये है कि ड्रू तुम जब तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लोगे, अपनी हार को नहीं मानोगे, दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो कि मैं उसकी वजह से आ रहा, उसकी वजह से आ रहा, ये सब छोड़ दो तभी जाकर तुम कुछ कर सकते हो। और तुमने सही कहा, मैंने सीएम पंक से जो कुछ भी कहा सीएम पंक के बारे में उसकी आंखों में आंखें डालकर, तो मैं तुमसे भी आंखों में आंखें डालकर कहता हूँ मैं सीएम पंक से बहुत ही नफरत करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ, मैं तुम पर दया खाता हूँ। मैरी क्रिसमस, मिलते हैं कुछ दिनों में। और सेथ रॉलिंस वहाँ से जा रहे होते हैं लेकिन तभी ड्रू मैकिंटायर पीछे से अटैक करने लगते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस पलटवार करके अटैक करते हैं, सुपर किल लगाते हैं, उसके बाद सुसाइड डाइव, लेकिन ड्रू मैकिंटायर एक बार और पलटवार करके एक आमाबामा स्लैम लगा देते हैं स्टील स्टेप्स के ऊपर सेथ रॉलिंस की और सेथ रॉलिंस को शायद एक चोट लग जाती है वहाँ। उसके बाद कोम्फी क्लॉस आते हैं और सब में गिफ्ट बांट रहे होते हैं, लेकिन इंपीरियन आकर उनके ऊपर अटैक कर देती है पीछे से
और उसे बुरी तरीके से कोफी किंगस्टन को पीटने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर ऊसोस करके ईंट से ईंट बजाने आ जाते हैं जे ऊसो, और जे ऊसो आकर इम्पीरियन की ईंट से ईंट बजाते थे, ईंट पे ईंट। उसके बाद एक सुसाइड डाइव, और वो कहते हैं कि अगर तुम्हें लड़ना है तो मुझसे क्यों नहीं लड़ते। तभी एडम पियर्स आते और वो मैच को ऑफिशियल करते। जे ऊसो वर्सेस लुडविग काइजर मंडे नाइट रॉ के ऊपर अभी इसी वक्त ये मैच होता है, और जे ऊसो और लुडविग काइजर के बीच ये काफी अच्छा सा मैच होता है, ठीक ठाक मैच, काफी देखने मजा आता है। एंड में जो है कोफी किंगस्टन जियोवाने विंची को बाहर रिंग साइड पर ट्रबल इन पैराडाइज लगा देते हैं, और रिंग के अंदर जे ऊसो एक स्पीयर और उसके बाद ऊसो स्प्लैश, और मैच 1 2 3 करके खत्म हो जाता है। पूरा अरीना जो है इस जीत की खुशी मनाता है। और अब है मेन इवेंट टाइम फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यू टैग टीम चैंपियनशिप के लिए जजमेंट डे वर्सेस क्रीड ब्रदर्स। लेकिन इस मैच से पहले कोडी रोड जो है क्रीड ब्रदर्स की हौसला अफजाई करते हैं कि वो तुम जीतोगे सर। लेकिन जजमेंट डे के क्लब हाउस में कुछ अलग ही सीन चल रहा है, क्योंकि सब लोग जो है जेडी की हार के ऊपर हंस रहे होते हैं, और डेमियन प्रिस्ट कहते हैं कि तुम हार गए, तुम्हें ये मानना ही पड़ेगा। और डोमिनिक कहते हैं कि लेकिन ये उससे बुरा नहीं था जब तुम्हें RKO लगी थी स्टील केज के ऊपर से। और रिया रिप्ली आकर भड़क जाते हैं कि तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो। और डेमियन कहते हैं कि तुमने देखा नहीं क्या, ये हार गया, अब ये जजमेंट डे का हिस्सा नहीं है, ये यहाँ से निकल जाएगा। तो रिया कहती है कि अपनी बकवासें बंद करो, और जो है जेडी माफ़ी मांगते हैं, और डेमियन कहते हैं कि तुम अभी भी हिस्सा हो जजमेंट डे का, अभी के लिए फिलहाल। और रिया रिप्ली कहती है कि मेरा एवी नेल के साथ 2 हफ्ते बाद मैच है डे 1 रॉ के ऊपर, और तुम दोनों का भी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच है, तो जाओ और जीत कर आओ। और वो जाते जाते धक्का देकर चली जाती हैं जेडी को, क्योंकि तुम यहीं पर रहो, तुम्हारा वहाँ पर कोई काम नहीं है मैच में। उसके बाद शो के ऊपर ये मैच होता है अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए क्रीड ब्रदर्स वर्सेस जजमेंट डे, और काफ़ी बढ़िया मैच भाई, मेन इवेंट लायक मैच। और मैच में काफ़ी बार भाई जजमेंट डे भी जीत रही थी, और कई बार क्रीड ब्रदर्स के तरफ भी मैच जा रहा था, और मैच के बीच में ईवी नेल और रिया रिप्ली के बीच भी एक छोटा सा कल्यूजन केओस हमें देखने को मिला। एंड में भाई क्रीड ब्रदर्स अपना फिनिशर लगाते हैं डेमियन प्रीस्ट को, और जैसे ही वो पिन करते हैं, लेकिन ऊपर से फिन बैलर अपना कूने प्रा फिनिशर लगा देते हैं पिन को ब्रेक करने के लिए, और उसके बाद साउथ ऑफ हेवन जाते हैं क्रीड ब्रदर्स, और मैच हो जाता है खत्म 1 2 3, और द जजमेंट डे स्टिल हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियंस है। और इसी के साथ जो है शो खत्म हो जाता है। लेकिन ऑफ एयर जाने के बाद कोडी रोड्स आकर क्रीड ब्रदर्स और पूरे एरिना के साथ जश्न मनाते हैं, और कहते हैं कि तुम लोगों ने काफ़ी बढ़िया मैच किया, और एक ट्री जो है वो शायद एरिना के लोगों के बीच गिफ्ट कर देते हैं, क्रिसमस ट्री को गिफ्ट कर देते हैं कोडी रोड्स फैंस को। और इसके बाद भाई 2 हफ्ते बाद डे 1 रॉ के ऊपर जो 2 जनवरी को होगा हमारे लिए, बैक लिंच वर्सेस नाया जैक्स का मैच ऑफिशियल कर दिया जाता है। शेना बेसलर, जोई स्टार्क वर्सेस टेगन नॉक्स एंड नटालिया का मैच ऑफिशियल कर दिया जाता है। और वुमेन्स वर्ल्ड हैवी चैंपियनशिप के लिए रिया रिप्ली वर्सेस ईवी नेल का मैच जो है ऑफिशियल कर दिया जाता है। और सबसे बड़ा मैच सेथ फ्रीकिन रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का भी ऑफिशियल कर दिया जाता है। लेकिन ये तो 2 हफ्ते बाद की बात है। अगले मंडे नाइट रॉ का क्या? अगली मंडे नाइट रॉ के लिए कुछ भी नहीं दिखाया गया। क्या अगली मंडे नाइट रॉ हो ही नहीं रही, या फिर टेप करके दिखाएंगे? खैर जो भी होगा पता चल ही जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।